हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीनू में। मैं बीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल के कुछ चैप्टर, जिसमें बिहार के सामान्य परिचय के 2 वीडियो को हम पहले पढ़ चुके हैं और आज ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमने बिहार की स्थिति भारत में देखा था। आपने बिहार के सभी ज़िलों को, बिहार का नक्शा, बिहार की चौहद्दी, ये सब आप देख चुके हैं। बिहार के कौन से ज़िले किस राज्य या देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आप देख चुके हैं। इसके बाद हमने ये देखा हुआ था पिछली वीडियो में कि बिहार के जो 9 प्रमंडल हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं और किस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप एक बार फिर इन चीज़ों को यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो प्रमंडल 9 प्रमंडल हैं वो कौन कौन से हैं। तो पटना है, तिरहुत है, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध है। इसके आगे हम देखें तो हम इन सभी ज़िलों को हमने देखा था पिछली वीडियो में। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कोसी कमिश्नरी है, कोसी प्रमंडल जो है, इसमें 3 ज़िले आते हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, जिसमें सहरसा जो है इसका मुख्यालय है। इसके बाद हम देखें तो दरभंगा प्रमंडल जो है, इसमें भी 3 ज़िले आते हैं। ये समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है। आप सभी ने मधुबनी पेंटिंग या फिर जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में ज़रूर सुना होगा, देखा होगा। बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। और इसके साथ ही हमने पिछली वीडियो में इसे भी देखा था कि बिहार की किस कमिश्नरी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो बाकी जो कमिश्नरी है उसके नाम से ही मुख्यालय है, यानी कि वही मुख्यालय है। लेकिन कुछ जो कमिश्नरी है जिसका नाम कुछ डिफरेंट है ज़िलों से, तो हम उसे देखेंगे। जैसे ये तिरहुत कमिश्नरी जो है, इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर जो मगध कमिश्नरी है, इसका मुख्यालय गया में है, तो इसे आप याद रखेंगे। और अभी हमने देखा कि जो कोसी कमिश्नरी है उसका मुख्यालय सहरसा में है, तो इसे आप याद रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमने सारा डेटा डाला हुआ है। जो बिहार के जो 9 प्रमंडल हैं वो कौन कौन से हैं, किसका मुख्यालय कहाँ है और किस प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले हैं और वो कितने ज़िले हैं किस प्रमंडल में। तो इसे आप एक बार देख लेंगे। और मैप के थ्रू कोई भी चीज़ देखने से चीज़ें लाइफ टाइम याद रहती हैं। तो 1-2 बार अगर मैप के थ्रू आप देख लें और चीज़ों को समझ लें तो ये चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ इस इमेज में आप देखेंगे कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है और बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। इससे पहले हम चलेंगे ब्लैंक पेज की ओर। आपको यहाँ दिखाते हैं। इन चीज़ों को पहले हम इरेज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देखेंगे कि अगर ये हम माने कि ये ग्लोब है और ग्लोब के बीच से जो ये काल्पनिक रेखा खींची गई है जो कि पूर्व से पश्चिम है, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में जो है, जो पृथ्वी आती है, या फिर जो इसका उत्तरी भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो इसका दक्षिणी भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हम जानते हैं कि ये इधर का जो ये पोर्शन ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो इसके ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है और इसके नीचे में दक्षिणी गोलार्ध है। इसी तरह अगर हम बात करें ऐसे, या फिर दूसरी इमेज बनाते हैं, ऐसे बात अगर इस तरह की बात की जाए तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर हम यहाँ देखें और इसके इधर इस तरह की जो रेखाएं खींची जाती है, तो इस गोलार्ध को तो पहले हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और इसे पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। और ये काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं उसे हम पूर्वी देशांतर, और इधर पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाएं उसे पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और हम देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो पृथ्वी पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे है।
जो कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यानी हम कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और बिहार भी भारत में ही है, तो हम कहेंगे कि बिहार भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम यहाँ आते हैं और देखते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। आप याद रखेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार जो है कम से कम आप 24 और 27 को, और यहाँ 82 और 88 को याद रखेंगे। हम देखते हैं कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड के बीच में है। और वहीं अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं बिहार की, तो वो 82 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि भारत की जो भाषा है वो भारत की पहली राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। लेकिन इसके सिवा जो है यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे मिथिला क्षेत्र जो है वहाँ पे मैथिली बोली जाती है। भोजपुरी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस भाषाओं में से एक है जो रीजनल लैंग्वेज है। मगही है, अंगिका है, संथाली भी बोली जाती है। अगर आप दक्षिण बिहार की बात करें तो वहाँ बोली जाती है। फिर हम आगे देखेंगे। यहाँ पे बिहार के कुछ राजकीय चिन्हों को लिया गया है, जिसे जानने से पहले हम जानेंगे कि बिहार का जो इतिहास है, बिहार का जो एक गौरवपूर्ण इतिहास है। हालांकि हम जब बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ कवर की जाएंगी, लेकिन एक ओवरऑल नॉलेज के लिए कि बिहार जो अभी है वो अस्तित्व में कैसे आया, तो उस चीज़ों को जानने के लिए हम एक छोटी सी जानकारी रखेंगे कि अभी जो बिहार है वो कैसे अस्तित्व में आया। तो बिहार का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। आप जब वैदिक काल में देखेंगे तो उसी टाइम से जो है बिहार चर्चा में है। सतपथ ब्राह्मण में आपको बिहार की चर्चा मिलती है। हालांकि उन चीज़ों को हम जब बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मुग़ल वंश का शासन आया और अकबर बादशाह बने, तो फिर बिहार को जो है बंगाल में मिला दिया गया और फिर बिहार जो है वो बंगाल के नवाबों के अधीन ही रही। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बिहार जो है, बिहार शब्द कैसे आया। तो हम जानते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म का संबंध बिहार से रहा है और बिहार एक गढ़ रहा है बौद्ध और जैन धर्म का। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर वहीं जैन धर्म की बात करें तो महावीर का जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो इन चीज़ों से बिहार जो है बौद्ध और जैन धर्म का एक गढ़ रहा है और लगभग 11वीं 12वीं सदी में जो है बिहार में बौद्ध विहार जो होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई थी। तो उसी विहार से एक शब्द निकल के आया बिहार, जो कि बिहार का ही एक अपभ्रंश रूप है। फिर हम देखेंगे कि अकबर के टाइम में बंगाल में बिहार को मिलाया गया, फिर बंगाल के नवाबों के अधीन ही रहा बिहार। फिर कैसे पलासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार के जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं वो जब विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको यह कह के उनका मजाक उड़ाया जाता है कि जहाँ ये रहते हैं उस क्षेत्र का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, बिहार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया बिहार को एक नया प्रांत बनाने में। फिर 1905 के आप बंगाल विभाजन को देखते हैं। 1911 का दिल्ली का शाही दरबार है। 1912 में जाकर के फिर जो है बिहार एक नया प्रांत बनता है। तो इस चीज़ को हम एक बार समझते हैं। अ 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद जो बंगाल का विभाजन जो वायसराय की तरफ से दलील दी गई थी कि क्षेत्रफल अधिक जनसंख्या और अधिक क्षेत्रफल होने के कारण प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है। लेकिन वहाँ पे फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। तो ढेर सारे आंदोलन उसके लिए हुए।
उसके बाद 1911 ईस्वी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन हुआ, जहाँ पे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और एक नए सिरे से बंगाल का विभाजन किया गया। फिर जाकर के बिहार जो है बिहार को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई और 22 मार्च 1912 को जो है प्रस्ताव पास हुआ कि बिहार एक नया प्रांत बनेगा। और फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक नया प्रांत बना। इस बिहार में बिहार, उड़ीसा और झारखंड शामिल थे। फिर आप देखेंगे कि 1935 ईस्वी में जब भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, तो उसमें उड़ीसा को अलग करने का प्रस्ताव था। फिर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। देखेंगे कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को जो है बिहार से अलग कर दिया गया। फिर आप देखेंगे कि 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद होता है और फिर 26 जनवरी 1950 को जो है बिहार को एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन और 1956 ईस्वी में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, फजल अली जिसके अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य के.एम. पानिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे, तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसमें बिहार एक राज्य था। फिर आप आगे देखेंगे कि 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 में झारखंड को जो है बिहार से अलग कर दिया गया और अभी जो बिहार है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद बना बिहार है, जो अभी अस्तित्व में है। जिसका नक्शा हम देख रहे हैं और जिसे हम पढ़ रहे हैं, वो ये अभी का बिहार है, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद बनाया गया था। आप देखेंगे कि झारखंड जो है वो बिहार के दक्षिण में है, जो हम यहाँ पहले देख चुके हैं। तो लगभग झारखंड के पास जो है बिहार का 46 से 47% भाग जो है वो झारखंड के पास चला गया और बिहार के पास जो है वो लगभग 53 से 54%, जिसमें बहुत सी खनिज संपदाएं हैं। जैसे झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है, जिसे भारत का रोड कहा जाता है, तो खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न था। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो बिहार से झारखंड में चली गई 2000 के विभाजन के बाद। तो बिहार कहीं ना कहीं एक पिछड़ा राज्य रह गया है, जिसमें बहुत से सुधार आए और बहुत अभी ज़रूरी है कि और बहुत से सुधार आए बिहार में। जब हम कहीं बिहार से बाहर जाते हैं, भारत के अन्य इलाकों में जाते हैं, तो बिहार वालों को कहीं ना कहीं एक ऊंची नज़र से देखा जाता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बिहार को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करें कि हम कहीं भी जाएं तो बिहारी को एक सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। अगर आप एजुकेशन की बात करें, स्किल की बात करें, तो बिहारी में एक गजब का टैलेंट होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी हरकतों के कारण जो है देश के विभिन्न भागों में बिहारी को एक बहुत गंदे नज़र से, बहुत ऊंची नज़र से देखा जाता है, जिसे ज़रूरत है कि हम सब आगे आएँ और इस चीज़ को कहीं ना कहीं से सुधारने की ज़रूरत है और परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। फिर हम आगे देखते हैं बिहार के कुछ राजकीय चिन्ह को। यहाँ हम देखेंगे कि राजकीय चिन्ह जो है बिहार का वो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष जो है, जो बोधि, हम यहाँ पे आपको इमेज दिखा देते हैं बोधि वृक्ष का, ये इमेज है। और बोधि वृक्ष के दोनों साइड जो है ये स्वास्तिक है, स्वास्तिक चिन्ह है बोधि वृक्ष के दोनों साइड। और एक ईंट जो है वो
यहाँ नीचे आपको एक ईंट दिखेगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपको हम दिखाते हैं कि बोधि वृक्ष के बारे में जो है यहाँ पे कुछ जानकारी भी दी गई है, इसे भी आप देख लेंगे। यही वो वृक्ष है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर हम अगली चिन्ह को देखेंगे। जो राजकीय पशु है वो बैल है। आप देख सकते हैं यहाँ 2013 ईस्वी में जो है वो बैल को बिहार का राजकीय पशु घोषित किया गया है। फिर आगे हम देखेंगे राजकीय पक्षी की बात करें तो वो गौरैया है। इसे भी 2013 ईस्वी में ही गौरैया जो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण होती जा रही है उसके कारण गौरैया विलुप्त होती जा रही है। तो गौरैया के संरक्षण के लिए बिहार में 2013 में गौरैया के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। इससे पहले जो गौरैया से पहले जो बिहार का राजकीय पक्षी हम देखें तो वो नीलकंठ था। और सभी जो राजकीय चिन्ह हैं इसके वैज्ञानिक नाम भी दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो उसे याद कर सकते हैं। चीज़ों को आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ दी गई हैं। फिर आप अगर बात करें राजकीय फूल की तो वो गेंदा है। राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। इसे भी 2013 में ही राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे राजकीय वृक्ष की तो वो पीपल है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो राजकीय खेल है वो कबड्डी है। कबड्डी जो है बिहार के साथ साथ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि का भी राजकीय खेल है। तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है, इसे आप याद रखेंगे। राजकीय मछली जो है वो मांगुर है। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जो राजकीय पुष्प अभी गेंदा है, गेंदा से पहले राजकीय पुष्प 2013 से पहले वो कचनार था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। राजकीय भाषा की बात की जाए तो प्रथम राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। 1881 से पहले जो आधिकारिक भाषा थी वो उर्दू थी, लेकिन 1881 के बाद बिहार पहला राज्य बना जो आधिकारिक रूप से हिंदी को प्रथम राज्य भाषा का, हालांकि तभी एक ही राज्य भाषा थी, राजकीय भाषा हिंदी को बिहार ने अपनाया। फिर जाकर के 1984 ईस्वी में आप देखेंगे यह कि द्वितीय राजकीय भाषा जो है उस उर्दू को भी द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा बिहार के अंदर दिया गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि राजकीय गीत जो है बिहार का वो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इस गीत को जो गाया गया है वो आप देखेंगे कि हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा के द्वारा इस गीत को गाया गया है। और इस गीत को आधिकारिक तौर पर 2012 ईस्वी में अपनाया गया था बिहार के द्वारा राजकीय गीत के रूप में। फिर हम देखेंगे कि राज्य की जो प्रार्थना है, राजकीय प्रार्थना वो क्या है। तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करें नाच करें हैं, और इसे है बिहार राज्य का गठन जो हुआ है वो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, जिसे हम पहले ऊपर भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। इसकी राजधानी जो है वो पटना है, सबसे बड़ा शहर पटना है, 38 ज़िले हैं बिहार में। अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री की तो वो अभी श्री नीतीश कुमार हैं। करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार किस मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया है। तो नीतीश कुमार ने अभी श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, श्री कृष्ण सिंह ने 14 बार फहराया था और नीतीश कुमार ने उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 15 बार झंडा फहराया है। फिर अगर हम बात करें कि उप मुख्यमंत्री की, तो पहली बार जो है 2 उप मुख्यमंत्री बिहार में बनाए गए हैं। एक तो रेणु देवी हैं और दूसरे तारकिशोर प्रसाद हैं। और रेणु देवी जो हैं ये पहली बार महिला उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। पहली बार कोई महिला उप मुख्यमंत्री बनी है और ये रेणु देवी हैं। रेणु देवी जो हैं वो बेतिया से हैं और तारकिशोर प्रसाद का जो क्षेत्र है वो कटिहार है। तो तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक हैं और रेणु देवी जो हैं वो बेतिया से विधायक हैं। फिर बात करें अगर हम
राज्यपाल की तो फागू चौहान अभी बिहार के राज्यपाल हैं। विधानमंडल द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार में। और अगर हम देखें तो विधानमंडल में जो सीटें हैं वो 243 सीटें हैं। विधान सभा में जो सीटें हैं वो 243 है और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। फिर अगर बात की जाए तो बिहार से लोकसभा में कितने सांसद जाते हैं तो 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 हैं। फिर अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की रैंकिंग देखें तो 12वीं है। एक चीज़ यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो बिहार का स्थान 3रा है। पहला हम देखें तो यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। लेकिन अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार पहला है। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर अगर हम बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सीधा याद रखेंगे 10.40 करोड़, क्योंकि उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ घनत्व जो है ये 1102 है, आप इसे ठीक कर लेंगे, 1106 आप याद कर लेंगे। राज्य का जो महापर्व है इसे आप देख लेंगे, ये छठ है। और एक चीज़ और आप याद रखें, बिहार की अगर एक चीज़ और हम देखेंगे कि बिहार का जो राजकीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है, जो कि डॉल्फिन सॉस है। इसे 2009 में बिहार सरकार द्वारा राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है।